रमन लगातार मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। रमन, अजित पवार के पूरे राजनीतिक करियर को लेकर लगातार बात हो रही है और जो उन्होंने काम किया है, कैसे एक योजना लाई गई थी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, और उस योजना को कैसे आइडलाइज करना है, कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है। और ये योजना जो लाडकी बहना योजना है, इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं उन्हें जा रहा है, उस वक्त भी कहा गया था, और ये गेम चेंजर भी साबित हुई थी। तो अपने फैसले को लेकर भी जिस तरह का उनका पूरा व्यक्तित्व रहा है, आज सभी उसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन अपने चाचा से अलग होकर पार्टी खड़ी कर लेना और उसके बाद चुनाव में जीतकर आगे बढ़ना, ये भी उनके एक मजबूत व्यक्तित्व को दिखाता है। रमन, देखिए, अजीत पवार शरद पवार के भतीजे थे और शरद पवार की उंगली पकड़कर ही इन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा। इस बात में कोई दम नहीं, किस बात में पूरी तरीके से दम है। और इस बात को परिभाषित करते हुए अजीत पवार की पूरी राजनीति की अगर बात करें तो उन्होंने शरद पवार के इर्द गिर्द रहते हुए भी अपनी एक अलग छवि बनाई। सुशील कुमार शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री रह चुके हैं, देश में पावर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने अजीत पवार को याद करते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में वो इरिगेशन मिनिस्टर थे और जब भी उनको कोई काम दिया जाता था वो बहुत बहादुरी के साथ, बहुत तेजी के साथ काम करते थे, उस काम को पूरा करते थे। कुमार गौरव हमारे साथ हैं। कुमार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अजीत पवार के बारे में जितने भी शख्स हैं, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सब लोग उनकी काबिलियत को बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए ये बात दर्शाने की कोशिश करते हैं कि अजीत पवार का व्यक्तित्व काफी बड़ा था। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक अच्छी बात भी है कि सभी नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जहां तक अजीत पवार का सवाल है, जाहिर सी बात है 1990-91 के दौर में जब से वो सक्रिय हुए, उसके बाद से उनके बारे में महाराष्ट्र में ये कहावत है कि अकेला मराठा नेता वो ऐसे हैं जो कभी सत्ता से दूर नहीं रहे, किसी न किसी तरह से वो सत्ता में बने रहते थे। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत छोटे स्तर से उन्होंने लोकल चुनाव से अपने राजनीति की शुरुआत 1982 में की। शरद पवार की उंगली पकड़कर ही वो सामने आए। उस वक्त 1982 में शरद पवार कांग्रेस के बड़े नेता एस्टेब्लिश हो चुके थे। वहां से अजीत पवार ने अपनी यात्रा शुरू की राजनीति की, चाचा के साथ मिलकर। 1992-93 तक आप कह लें कि शरद पवार भी महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे। 95 के आसपास वो दिल्ली आ गए केंद्र की राजनीति में। तब से उस वक्त कांग्रेस और फिर एनसीपी का पूरा दारोमदार अजीत पवार के कंधे पे था। और बारामती से लेकर जो वो पूरा क्षेत्र है, पुणे, बारामती और जो इलाका आसपास का है, वहाँ काफी मेहनत, आम लोगों से मुलाकात से लेकर हर व्यक्ति शरद पवार के बराबर ही वहां अजीत पवार को भी सम्मान देता था। क्योंकि जमीन पे अभी जो वर्तमान नेता हैं एनसीपी में, आप विधायक सांसद की बात कर ले, कई सारे लोग, मैक्सिमम लोग इसमें से अजीत पवार के द्वारा छांटकर क्षेत्रों से लाए गए लोग हैं, जो उनके जिसके अंदर अजीत पवार ने गुण देखा, उनको लेकर आए, उनको सिखाया, समझाया, राजनीति में लाया। और एक इसी वजह से सबको साथ लेकर चलने का जो गुण अजीत पवार के अंदर था, उस वजह से वो महाराष्ट्र के बड़े नेता बने। दूसरा, अकेला मराठा नेता जो कभी सत्ता से दूर नहीं हुए, कहीं ना कहीं वो सत्ता में रहे ही। आखिर दौर शुरू हुआ जब एक के महाराष्ट्र में जो कहा जाता है कि विश्वास की राजनीति, महत्वाकांक्षा की राजनीति, ये जो चीजें होती है महाराष्ट्र में, ये काफी ज्यादा देखा जाता है कि आप किसी के अधीन रहकर, कोई बड़े नेता, आपके भले ही चाचा हो या परिवार या राजनीतिक गुरु हो, उसके अंडर आप काम करते हैं और अपने आप को बड़ा करते हैं। लेकिन 2023-24 का दौर देखिए, जब उन्होंने पूरी तरह से एनसीपी पे एक तरह से अपना एक अधिकार बना लिया, पार्टी से, शरद पवार चाचा से पूरी तरह से अलग हो गए। इससे पहले भी वो शपथ उन्होंने लिया था सुबह 5:30 बजे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के साथ, लेकिन चाचा के समझाने पे फिर उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और वो सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, गिर गई। फिर वो डिप्टी सीएम बने जब विपक्ष की वहां पे सरकार आई उसी साल। तो जाहिर सी बात है उनका एक बड़ा कद था और इसलिए महाराष्ट्र में सब मिलकर, और शरद पवार का एक सम्मान है और परिवार का एक सम्मान है, और उसको नैतिकता के लिहाज से भी और राजनीति के लिहाज से भी। ठीक है, मेरे साथ बने रहेगा आप दोनों, रमन और कुमार गौरव, से लगातार हम बात करते रहेंगे।